स्टार्ट होगा ना। अच्छा चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, बिल्कुल खामोश बैठे। हमने स्टार्ट किया हुआ है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। हमने थर्ड पीरियड के पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट का आउटर मोशन वही है, थर्ड है। शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होता है और एटॉमिक रेडियाई कम होता है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। सोडियम से क्लोरीन तक डिक्रीज होता है, लेकिन आर्गन के केस में इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आर्गन का जो रेडियस है वो वंडर वॉल रेडियाई है। ठीक है, हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली एटॉमिक रेडियाई। दूसरी प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट की थी आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी एक सिंगल एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। हमने ये कहा था कि टॉप टू बॉटम क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है? क्योंकि टॉप टू बॉटम शेल ज्यादा होते हैं, एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है और इन तीनों के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। जब ये तीन ज्यादा होते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम कम होता है। इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी फिर कम हो जाती है। मैंने कल बताया था आपको कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की, उससे ज्यादा मैग्नीशियम की, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम की होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे एक्सेप्शन नजर आता है, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, एल्यूमिनियम की कम। तो हमने कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है और वो फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। यहां पर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक रेडियस कम, शील्डिंग इफेक्ट और टोटल शेल्स कांस्टेंट है। एटॉमिक रेडियस कम हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा हो गई। और उसके साथ साथ यहां पर s ऑर्बिटल है फुलफिल्ड। जब s ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने की वजह से सोडियम की कम है, मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा हो जाती है, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम होती है। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो याद रहे मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से भी ज्यादा और एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्यों इससे ज्यादा है? क्योंकि s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। अगर आपसे पूछा जाए द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, व्हाई? तो आपने क्या कहना है कि मैग्नीशियम में s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, दैट बिकम्स मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब याद रहे मैग्नीशियम की इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो मैग्नीशियम की ज्यादा है, सोडियम की कम है और उससे कम नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, याद रहे सोडियम से ज्यादा किसका है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से ज्यादा किसकी होनी चाहिए? एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से कम है, लेकिन फिर भी सोडियम की कम और एल्यूमिनियम की ज्यादा है। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो एक ऑर्डर ये भी ठीक है, मैग्नीशियम की सोडियम से भी ज्यादा और, लेकिन अगर ऐसा देखें तो सबसे कम किसकी है? सोडियम, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम और उससे ज्यादा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की इससे ज्यादा है, एल्यूमिनियम की सोडियम से ज्यादा है। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आपने याद रखना है कि सोडियम की कम होगी, मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा, एल्यूमिनियम की कम है लेकिन फिर भी सोडियम से
ज्यादा है। तो ऑर्डर क्या होगा, सोडियम कम, एल्यूमिनियम ज्यादा, मैग्नीशियम उससे ज्यादा, या मैग्नीशियम की सोडियम से भी और एल्यूमिनियम दोनों से ज्यादा। तो वी हैव बोथ ऑप्शन के बोथ बी एंड सी पॉसिबल है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम आते हैं आगे की तरफ। एल्यूमिनियम की ज्यादा है सोडियम से, फिर सिलिकॉन की और ज्यादा हो जाती है। अगर हम सिलिकॉन की तरफ जाएं तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, फास्फोरस की और ज्यादा है, सल्फर की उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन निकाले तो पी से निकाले और पी में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर पी में कितने हैं, 2, और फास्फोरस के केस में पी में कितने हैं, 3। पी हो गया हाफ फिल्ड। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से क्यों ज्यादा, एस ऑर्बिटल फुल फिल्ड है। फास्फोरस की सल्फर से क्यों ज्यादा, पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। यहाँ पे मैंने फुल फिल्ड बोला, अच्छा ये फुल फिल्ड है और ये वाला क्या, हाफ फिल्ड। आपको याद होना चाहिए हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। पार्शियली का मतलब 1, 2 से 3 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, और 4, 5 से 6 ज्यादा स्टेबल है। तो 1, 2, 4, 5 पार्शियली फिल्ड, 3 होंगे हाफ फिल्ड और 6 होंगे तो फुल फिल्ड। सो वी हैव 2 एक्सेप्शंस। मैंने कल बताया था लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इंक्रीज, लेकिन 2 जगहों पे एक्सेप्शनली बहुत इंक्रीज हो जाती है, एक ग्रुप 2 में और एक ग्रुप 5 में। ग्रुप 2 में क्यों ज्यादा हुई, एस ऑर्बिटल फुल फिल्ड। ग्रुप 5 में क्यों ज्यादा हुई, पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड। ये बात याद रखिए, ठीक है। अगर आपको कोई कहे सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर में ऑर्डर क्या है, तो फास्फोरस की सिलिकॉन से ज्यादा और फास्फोरस की सल्फर से भी ज्यादा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। अब इसको अरेंज करते हैं वैसे, इन तीनों में सबसे कम सिलिकॉन, उससे ज्यादा सल्फर और उससे ज्यादा फास्फोरस। तो ये ऑर्डर याद रखिए, सल्फर की फास्फोरस से कम है लेकिन सिलिकॉन से ज्यादा है। इफ यू अरेंज दिस एलिमेंट तो फास्फोरस की दोनों से ज्यादा और यहाँ पे सिलिकॉन सबसे कम, सल्फर ज्यादा और फास्फोरस ज्यादा। ये आपने ऑर्डर याद रखना है। अक्सर ऑर्डर ऐसा आता है और कभी कभी ऑर्डर ऐसा आता है, कंफ्यूजन हो जाती है। हमें पता है कि मैग्नीशियम की ज्यादा है, लेकिन फिर ये नहीं पता होता कि एल्यूमिनियम की सोडियम से ज्यादा है कि एल्यूमिनियम की सोडियम से कम है। तो एल्यूमिनियम की ज्यादा सोडियम से। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 118, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, हीलियम की। हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, हीलियम। हीलियम का साइज छोटा, एस ऑर्बिटल फुल फिल्ड, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। ये सारे पॉइंट एमसीक्यू के याद रखें। सबसे ज्यादा पहली आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, हीलियम की। अगर किसी एटम से पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन। और फर्स्ट आयनाइजेशन की एनर्जी किसकी ज्यादा है, हीलियम। अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि कौन सा केस है, 1s2 से निकाल रहे हैं, लिथियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में, मैक्सिमम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, लिथियम की। क्यों, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, 1s2 2s1। जब इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, किससे निकालेंगे, 2s से। अच्छा, 2s से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे क्या बचा, 1s2, दैट बिकम्स लाइक हीलियम। तो याद रखें, लिथियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है लेकिन दूसरा निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपसे पूछा जाए पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट आयनाइजेशन की सबसे ज्यादा किसकी है, हीलियम। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना तो किसमें सबसे ज्यादा मुश्किल से निकलेगा, लिथियम। क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो दूसरा कहां से निकालेंगे, 1s2 से। और थर्ड आयनाइजेशन, किसी भी एटम से पहला निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा निकाल सकते हैं और तीसरा निकाल सकते हैं। बैरियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2 1s2
2s। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो 2s से निकला, दूसरा निकला फिर 2s से निकल गया, और अगर तीसरा निकलेगा तो 1s से निकलेगा, तो 1s से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो आपको याद रखना होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है, मैक्सिमम किसका है? हीलियम, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हीलियम पूरे पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में नहीं, अलग अलग डिस्कस करते हैं। और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? बेरिलियम की है। ठीक है, तो ये आपने याद रखा। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अच्छा, ये तीन बातें। अब आगे एक और बात करते हैं। मैं कहता हूं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात नहीं करता, मैं एक पीरियड की बात करता हूं, और पीरियड कौन सा है? लेट्स सपोज थर्ड पीरियड। कौन सा? थर्ड। याद रखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। हर पीरियड में पहला इलेक्ट्रॉन निकालना किसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है? लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, सबसे ज्यादा किसकी है? आर्गन। हर पीरियड में नोबल गैस की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। मुंबई पर लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर द रीच फ्रॉम द ऑर्बिटल फुलफिल्ड हम शो, और देखें न्यूक्लियर चार्ज हम ज्यादा शो। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो मैक्सिमम किसकी होगी? आर्गन। अगर आपको पता चले हर पीरियड में सबसे ज्यादा पहली आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? नोबल गैस। थर्ड पीरियड में किसकी है? आर्गन। समझ आ? अच्छा सुने, आर्गन से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कंपैरेटिवली। ठीक है, अगर आपको कोई कहे थर्ड पीरियड में फर्स्ट आयनाइजेशन किसकी ज्यादा? तो आर्गन। और सेकंड आयनाइजेशन किसकी ज्यादा? तो सोडियम। सोडियम मतलब ग्रुप 1। ग्रुप 1 का मतलब क्या? s में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पीछे ऑर्बिटल फुलफिल्ड रह जाता है। क्या रह जाता है? फुलफिल्ड। क्या मतलब देखिए, अच्छा जब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1 शिकलदाmu पहले नहीं इलेक्ट्रॉन को बाजू ना नो द्वे मतम यो नो बाजू 2p6 था p ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाता है बहुत मुश्किल। तो आपने ये बातें याद रखनी है कि हर पीरियड में पहली आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा? नोबल गैस की। किसकी? सेकंड पीरियड में नोबल गैस कौन सा है? नियॉन। थर्ड पीरियड में नोबल गैस क्या है? आर्गन। फोर्थ पीरियड में क्या है? क्रिप्टॉन। तो हर पीरियड में नोबल गैस का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब दूसरा निकाल रहे हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना किसके लिए मुश्किल है? ग्रुप 1 के लिए। ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ ग्रुप 1 ए, मैक्सिमम है हर पीरियड में। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इसका मुश्किल और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए मुश्किल। मैक्सिमम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसकी है? नोबल गैस हर पीरियड में। और थर्ड ग्रुप 2 की है। जब मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। 1s2 2s2 2p6 3s2। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इधर से जाएगा, दूसरा निकाला तो इधर से ही जाएगा, तो पीछे क्या बचा? 2p6। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आपने फिंगर टिप से याद रखना है कि हर पीरियड में सबसे ज्यादा पहली आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? नोबल गैस। हर पीरियड में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? ग्रुप 1 की है। और हर पीरियड में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना किसके लिए मुश्किल है? सेकंड पीरियड का। ठीक है, सॉरी सेकंड ग्रुप का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ नोबल गैस, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है ग्रुप 1 की, और थर्ड किसकी ज्यादा है? ग्रुप 2 की। तो मैंने थर्ड पीरियड को डिस्कस किया। थर्ड पीरियड में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम आर्गन, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम सोडियम, और थर्ड आयोनाइजेशन किसके? मैग्नीशियम की है।
तो ये बातें आपने याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर एमसीक्यू इस तरह आ जाते हैं, तो पूछा जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है। लेट्स सपोज अगर एमसीक्यू में आए which one have greater second ionization energy। अब देखिए एमसीक्यू में क्या कहा गया कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो माइंड में रहना चाहिए कि 1 की ज्यादा है। अब ऑप्शन में लेट्स सपोज अगर आपके पास आ गया एक पोटेशियम, कैल्शियम, गैलियम, अब मैंने कौन से एलिमेंट लिए हैं फोर्थ पीरियड के, पहले पीरियड में चाहिए, देखिए फोर्थ पीरियड में पोटेशियम के बाद कैल्शियम है और कैल्शियम के बाद गैलियम गिर गया, यह है गैलियम। मतलब अगर हम देखें पोटेशियम, कैल्शियम और गैलियम जो है वो एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो जब एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तो एक पीरियड में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी, नोबल का, और सेकंड आयोनाइजेशन किसकी ज्यादा है, पोटेशियम की ज्यादा है, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, तो नोबल गैस माइंड में होना चाहिए, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, तो 1 माइंड में होना चाहिए, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, तो 2 की ज्यादा। हम फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं करते क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एक्सेप्शन है वो याद रखें और जो बातें हैं वो याद रखें। अब आते हैं आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द shear pair of electrons towards itself। जब भी कोई एलिमेंट, जब भी कोई एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इस पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो एक स्केल के मुताबिक दी गई हैं, और स्केल को क्या बोलते हैं, पॉलिंग स्केल। कौन से स्केल से हम मालूम करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग स्केल, करेक्ट। अब सुने पहली बात, the tendency of an atom to attract the shear pair of electron towards itself, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Now what are the factors which affect electronegativity? वो ही फैक्टर जो फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। देखें, रेडियस होगा ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कम, शेल्स होंगे ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कम, शील्डिंग इफेक्ट होगा ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कम, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा। अगर हम इनको कहें टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, शेल्स इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, रेडियस ज्यादा, शेल ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, तो तीनों से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम कम होता है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो मैंने लिखा हुआ है ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्यों? क्योंकि शेल ज्यादा हो रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई ज्यादा हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। लेकिन अगर पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। लेफ्ट टू राइट, शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होते हैं, मतलब शेल और शील्डिंग इफेक्ट का कोई काम नहीं है पीरियड में। काम है तो रेडियस का, काम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन इंक्रीजेस, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, क्यों? एटॉमिक रेडियस कम और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अगर आपसे बोला जाए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है,
दैट इज ऑफ फ्लोरीन। और सबसे कम किसकी है? सीजियम। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और सबसे कम सीजियम। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। तो सीजियम की मिनिमम, फ्लोरीन की मैक्सिमम। जितनी नोबल गैसेस हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है क्योंकि वो बॉन्ड्स नहीं बनाते। क्लियर? सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ। याद रहे, कंडक्शन कोई चीज करता है तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्शन होगी, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री आयंस है तो कंडक्शन होगी। याद रहे, कोई भी एलिमेंट हो, एलिमेंट तो उनमें आयंस नहीं होते, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयन तो तब बनते जब कंपाउंड बना होता है। कंपाउंड तो है नहीं, हम बात किसकी करें? एलिमेंट की। अगर आपको कोई कहे एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। NaCl कंडक्ट करता है आयंस की वजह से। ग्रेफाइट कंडक्ट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। सोडियम कंडक्ट करता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। ठीक है, तो मैंने कहा वो एलिमेंट जो अलाउ करते हैं ताकि उसमें से बिजली पास हो जाए, और वो किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम इसमें ऑर्डर देखते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम की डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल लेफ्ट टू राइट देखते हैं। व्हाट इज सोडियम? मेटल। व्हाट इज मैग्नीशियम? मेटल। व्हाट इज एल्यूमिनियम? मेटल। व्हाट इज सिलिकॉन? मेटलाइट। आपकी बुक में इसका नॉन मेटल लिखा हुआ है क्योंकि ये इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा और मेटालिक कैरेक्टर कम है। अब इसे वो ले लेते हैं, सेमीकंडक्टर। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, दीज आर नॉन मेटल्स। मतलब लेफ्ट वाले गुड कंडक्टर है और राइट वाले कंडक्टर नहीं है। तो कैसा ऑर्डर होगा? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। क्यों? इसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोशन में दो इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोशन में तीन इलेक्ट्रॉन है। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा कंडक्शन होगी। सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम, ये है मोर कंडक्टर। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और ये सब के सब नॉन कंडक्टर है। तो याद रहे, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो ऑर्डर क्या है पीरियड में? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट। ये याद रखिए, अक्सर एमसीक्यू में आता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? कौन सा है? फर्स्ट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज होता है। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, और टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। लिथियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन, रुबिडियम भी ऐसा है और सीजियम भी ऐसा है। तो सबसे ज्यादा कंडक्शन कौन करेगा? सबकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम नहीं है क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम हो जाता है। नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल बी मोर फ्री फॉर कंडक्शन। तो सबसे ज्यादा कंडक्टर कौन होगा? सीजियम। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे भी और उनकी अटैचमेंट पे भी। ज्यादा अटैच होगा तो ज्यादा कंडक्टर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा होगा तो ज्यादा कंडक्शन नहीं होगी। टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। Top to bottom electrical conductivity increases because electron becomes more free for conduction. अच्छा, मैंने कहा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम एल्यूमिनियम टू आर्गन। तो सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम।
अक्सर एमसीक्यू में आता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी है थर्ड पीरियड में, तो एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा कंडक्टर है, सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है। ठीक है, और फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन दीज आर नॉन कंडक्टर, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। दीज आर नॉन मेटल्स। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रहे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एटम्स कितनी स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा उनकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। किस पे? अरेंजमेंट। हम यहां पे आते हैं, आपको पता होना चाहिए सोडियम हमेशा से कंबाइंड स्टेट में होता है, कभी भी अकेला सोडियम हमें नजर नहीं आता। मिलियन ट्रिलियन सोडियम कंबाइंड टुगेदर फॉर्मिंग एन एलिमेंट। मैग्नीशियम भी ऐसा होता है, एल्यूमिनियम भी ऐसा होता है, और सिलिकॉन भी ऐसा होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर। कौन सा? जॉइंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? नेटवर्क स्ट्रक्चर। जॉइंट को क्या बोला जाता है? नेटवर्क। अच्छा, और देखिए ना, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, इनका स्ट्रक्चर जॉइंट है, और सिलिकॉन का भी स्ट्रक्चर जॉइंट है। हमें हमेशा से सिलिकॉन डायमंड जैसा नजर आता है, जैसे एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन, इसी तरह एवरी सिलिकॉन इज अटैच्ड टू 4 सिलिकॉन। देखें, हर सिलिकॉन के साथ 1 2 3 4 अटैच हैं, फिर इसके साथ 1 2 3 4 अटैच हैं। अक्सर एमसीक्यू में आता है किस एलिमेंट की शेप डायमंड जैसी है, तो सिलिकॉन की जैसी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिकॉन हैव शेप लाइक डायमंड। जब डायमंड की तरह शेप है तो अट्रैक्शन और इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब आते हैं फास्फोरस की तरफ। हमें हमेशा से फास्फोरस P4 की फॉर्म में मिलता है। कैसे? P4, 4 फास्फोरस आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, सल्फर हमें मिलता है S8 की फॉर्म में, क्लोरीन हमें मिलता है Cl2 की फॉर्म में, और आर्गन हमें मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। इसको बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक फॉर्म। टेट्रा एटॉमिक फॉर्म। इसी का बोलते हैं ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म, और ये क्या है? डाई एटॉमिक फॉर्म, एंड दिस इज मोनो। तो मतलब क्या हुआ? इन सब में मिलियन ट्रिलियन कंबाइंड होते हैं, लेकिन इनमें सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लेफ्ट वालों का ज्वाइंट स्ट्रक्चर, राइट वालों का सिंगल सिंगल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए जो बल्क फॉर्म में होते हैं उनको मेल्ट करना, बॉयल करना बहुत मुश्किल होता है। सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं तो उनको मेल्ट करना, बॉयल करना आसान होता है। तो लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला ही ऑप्शन है, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। पहली बात याद रखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेफ्ट टू राइट पहले ज्यादा फिर कम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी पहले ज्यादा फिर कम। अब वो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। ठीक है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ साथ अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। किस पे? अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन फॉर्म है, प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, तो उसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होगा। अब याद रखिए, सोडियम के मेटालिक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं, मैग्नीशियम के मेटालिक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं, एल्यूमिनियम के मेटालिक बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू सिलिकॉन। कहां तक? सिलिकॉन में बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी किस बेस पे आती है? इसके डायमंड लाइक अरेंजमेंट की वजह से।
अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन थर्ड पीरियड, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन और फिर डिक्रीज होता है फ्रॉम सिलिकॉन टू आर्गॉन। ठीक है, मैंने अभी लिखा है इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सिलिकॉन एंड देन डिक्रीजेस अप टू आर्गॉन। एक्सेप्शन की तरफ बात करते हैं, अगली बात की तरफ बात। एक बात याद रखें, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट थर्ड पीरियड में किसका है? सिलिकॉन। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट थर्ड पीरियड में किसका है? सिलिकॉन। और सबसे कम किसका है? आर्गॉन, क्योंकि वो सिंगल एटम है। सिंगल एटम को मेल्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि सिंगल एटम है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो पहली बात, लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट and then maximum melting point in third period is of 6. Why this is greater? Because of diamond like arrangement. डायमंड की जैसे अरेंज होता है, इसको मेल्ट करना फिर बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, इससे ज्यादा किसकी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से ज्यादा किसका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका? सिलिकॉन। सिलिकॉन से ज्यादा किसका? नहीं, फास्फोरस का कम है, क्योंकि ये पॉलीमेरिक है और ये टेट्रा एटॉमिक से 4 एटम है। तो सिलिकॉन का ज्यादा, फास्फोरस का कम। फास्फोरस से जब सल्फर की तरफ आते हैं, फास्फोरस से सल्फर की तरफ आते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हुआ या कम? ज्यादा, क्योंकि ये 4 एटम और ये 8 है। आपको पता है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसके कितने एटम है? 4 एटम का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 8 एटम का एक मॉलिक्यूल है। तो आप बताएं किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सल्फर का। फास्फोरस का कम, सल्फर का ज्यादा। क्लोरीन का सल्फर से कम। देखो, दिस इज ऑक्टेटॉमिक फॉर्म, दिस इज टेट्राएटॉमिक फॉर्म एंड दिस इज डाइएटॉमिक फॉर्म। अगर आपको कोई कहे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में ऑर्डर क्या है? फास्फोरस का सल्फर से कम और क्लोरीन का भी सल्फर से कम। अगर अरेंज करने के लिए कहें तो सबसे ज्यादा किसका होगा? S8 इनमें फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सल्फर 8, फिर उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद आर्गन। क्लियर? मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं सोडियम से सिलिकॉन की तरफ, पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। लेकिन डिक्रीज होते होते एक एक्सेप्शन आता है, और वो एक्सेप्शन किस केस में आता है? सल्फर, क्योंकि सल्फर एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म। तो आपने इस चीज को देखना है। ठीक है, ऑर्डर क्या है? फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। एक्सेप्शन कहां आया? सल्फर के केस में, क्योंकि जितना बड़ा साइज होता है उतनी ज्यादा फोर्सेज होती है, और जितनी ज्यादा फोर्सेज होंगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू सिलिकॉन। दूसरी बात, मेल्टिंग पॉइंट जो है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। This is the property of, लेकिन boiling point is the property of liquid। मैंने पहले सोडियम को मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट किया और फिर उसे बॉयल किया, फिर इसे लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर उसे बॉयल किया, फिर इसे लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर बॉयल किया, और फिर इसे लिक्विड में कन्वर्ट किया और बॉयल किया। तो आप देखिए, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें डायमंड के जैसे अरेंजमेंट थी, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट थी। लेकिन जब ये लिक्विड में चला जाएगा तो इसकी अरेंजमेंट खत्म हो जाएगी। जब अरेंजमेंट खत्म हो गई तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम का है। याद रहे, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? सिलिकॉन का, थर्ड पीरियड में। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का है। क्यों? क्योंकि जब ये लिक्विड में चला जाता है तो इसमें फोर्सेज होती हैं लंदन डिस्पर्शन, और जब ये लिक्विड में होता है तो मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या? तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज? मेटालिक बॉन्ड। तो आपने याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है। इसमें भी ऐसे ही है,
left to right, left to right, boiling point first increases up to aluminium and then decreases up to argon. Again with an exception. And with an exception, कहाँ पे exception? In case of sulfur, क्योंकि सल्फर होता है ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म. मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि in liquid state silicon have weak London dispersion forces, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. किससे कम होता है? एल्यूमिनियम से. तो सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम क्या बॉइलिंग पॉइंट, और फिर सिलिकॉन से जाते हैं आर्गन तक, तो फिर होता है क्या? डिक्रीज होता है, डिक्रीज. ठीक है. मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एमसीक्यू में क्या आता है? मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट थर्ड पीरियड में किसका है? सिलिकॉन. और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? एल्यूमिनियम. सिलिकॉन का क्यों कम हो गया? क्योंकि लिक्विड स्टेट में अरेंजमेंट नहीं है, और जब अरेंजमेंट नहीं है तो उसमें वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं. ठीक है. अब आते हैं यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है. और एक्सेप्शन वहां पे आया फिर फास्फोरस होता है P4, सल्फर होता है S8, क्लोरीन होता है Cl2. तो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में ज्यादा किसका होगा? सल्फर, क्योंकि सल्फर है ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म और क्लोरीन होता है डाई एटॉमिक फॉर्म. दिस इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब एक और बात, एक चीज बताना भूल गया. फास्फोरस P4 होता है, 4 फास्फोरस कंबाइंड होते हैं और ऐसे कंबाइंड होते हैं. ये एक फास्फोरस, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा है. इसे बोलते हैं पायरामिडल शेप. कौन सी शेप? कौन से वाला एलिमेंट पायरामिडल शेप में है? P4 फास्फोरस. और सल्फर S8 होता है और वो क्राउन शेप्ड होता है, क्राउन के जैसे. ताज है. कैसे ताज? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सल्फर आपस में क्राउन शेप में अरेंज होते हैं. ठीक है. इसके पास क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर. इसके पास 2 लोन पेयर है, 2. ठीक है. 2 लोन पेयर. तो आपने याद रख लेना है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर डायमंड जैसा, फास्फोरस का स्ट्रक्चर पायरामिडल, सल्फर का स्ट्रक्चर क्राउन शेप, और क्लोरीन क्या है? लीनियर डायटोमिक. 2 एटम होते हैं, हमेशा से लीनियर होते हैं. और आर्गन तो सिंगल एटम है. समझ आ गई? तो आपने ये याद रखना है, लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस. मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम है सिलिकॉन का, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है एल्यूमिनियम का, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में अरेंजमेंट होती है सिलिकॉन की टेट्राहेड्रल डायमंड लाइक. इसी वजह से उसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल होता है और वो अरेंजमेंट लिक्विड स्टेट में नहीं होती. ठीक है.